नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। 19 मई को देश में लोकसभा के चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान है और राजनीतिक दल इस आखिरी चरण में वोट पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिनसे जो बन रहा है वो हथकंडा अपनाया जा रहा है। लिहाजा आखिरी रास्ते के लिए आखिरी दांव चले जा रहे हैं और जनता को भी आखिरी रास्ता समझाने की कोशिश भी जारी है। 7वें चरण के चुनाव में चर्चा का विषय मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल है। अमित शाह के रोड शो में हंगामा, विद्यासागर की मूर्ति भंग होना और चुनाव आयोग का अनुच्छेद 324 के सहारे पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में बंगाल में 19 घंटे पहले प्रचार समाप्त कर देना, ये सब चर्चा में है। एनडीए बनाम विरोधी दल आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। मुद्दे को अपने पक्ष में लेने की कोशिश भी की जा रही है। बिहार में 19 मई को 8 सीटों पर चुनाव है। पहले मोदी नीतीश विरोध, बेरोजगारी, राष्ट्रवाद, एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दों की हवा धीमी धीमी बह रही थी। आप सबको मालूम है कि चुनाव में मानसिकता अक्सर काम करती है, इसलिए राजनीतिक दल एक मानसिकता की हवा तैयार करते भी हैं। हमने पिछली बहस में इस पर चर्चा भी की थी कि किस तरह बिहार से चिर परिचित जरूरी मुद्दे गुम हो गए और थोपे हुए मुद्दे हावी रहे। अब चूंकि यह देश का चुनाव है, इसलिए अब अचानक पश्चिम बंगाल की हवा तेजी से बहती दिख रही है। बड़ा सवाल यही है कि इस हवा में क्या बिहार भी बह रहा है और क्या ध्रुवीकरण की ओर बह रहा है? अगर बह रहा है तो क्या बहना चाहिए? चर्चा के लिए हमारे साथ सम्मानित मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ घटनाक्रम जानते हैं। पश्चिम बंगाल में मंगलवार शाम 7 बजे रोड शो बंद करने के बाद अमित शाह दिल्ली लौटे और उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोगों ने उन पर हमले किए और अगर सीआरपीएफ नहीं होती तो वो नहीं बच पाते। बुधवार को सुबह 10 बजे ममता बनर्जी ने कहा कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति बीजेपी ने तोड़ी है और इसको लेकर 40 वीडियो चुनाव आयोग को सौंप भी दिए गए। बुधवार को 11 बजे बीजेपी कोलकाता से दिल्ली तक मूक धरने पर बैठी रही। बुधवार को रात 8 बजे चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में समय से पहले प्रचार बंद करने की घोषणा की। आयोग ने सीआईडी के एडीजी और गृह विभाग के प्रधान सचिव को भी हटा दिया। 19 मई को बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव है और आयोग को लगता है कि प्रचार का अधिक समय देने पर व्यवस्था और बिगड़ सकती है। आयोग ने अपने फैसले के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों का हवाला भी दिया है। इधर जिस सड़क पर अमित शाह का रोड शो हुआ, उस सड़क पर बुधवार को ममता बनर्जी 7 किलोमीटर पैदल चली। अब हाल ये है कि एनडीए को छोड़कर सभी विरोधी दल ममता के समर्थन में हैं। विद्यासागर की मूर्ति मामले पर पीएम मोदी का ट्वीट है कि जिस मूर्ति को टीएमसी ने तोड़ा है, केंद्र उसी जगह पर विद्यासागर की मूर्ति बनाएगा। समर्थन देना ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने चुनाव आयोग पर बिकने का आरोप तक लगा दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि यह फैसला चुनाव आयोग का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का है। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह ने बंगाल में अराजकता फैलाई। शाह पश्चिम बंगाल में बाहर से गुंडे लाए। चुनाव आयोग के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने शुक्रवार को होने वाली रैलियों को पहले करने का फैसला किया। इधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि यह साफ है कि पीएम मोदी और अमित शाह ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की रैली को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। बिहार के राजनीतिक दलों के नेता भी इस मुद्दे पर अपने अपने विचार रख रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। बंगाल में हम तो समझते हैं कि भाजपा प्रायोजित सारी घटनाएं हैं और घटना को जिस प्रकार से लोग मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करके क्या क्या बाघ मारे, सियार मारे लोग बोल रहे हैं, सेना का मार्केटिंग करते हैं, तो ये इन लोगों का वहाँ षड्यंत्र है। कहा जाता है ना कि नाखून कटा करके शहीद बनना,
नाखून कटा के वहाँ शहीद बनने की बात किए हैं, लोगों का अपना टीआर बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। वहाँ हम समझते हैं, इसी पर हम मांग किया था कल कि इंक्वायरी हो, बढ़िया कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए कि किसका दोष वहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जो तांडव करा रही है, उसका जवाब वोट के चोट से देगी जनता। और फिर वो बिहार और बंगाल और सब जगह जब विकास के सारे दावे फेल हो गए उनके, विकास के नाम पर अब वोट नहीं मांग रहे। अब पाकिस्तान, पुलवामा, अजहर मसूद और ये वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। और ये बंगाल की घटना प्रायोजित थी बीजेपी के द्वारा। तो इसलिए लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता की अदालत में जो फैसला होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। 23 मई बीजेपी और एनडीए गई। और जो भी टीएमसी के विरोध में जो भी राजनीतिक दल थे, उनके कार्यकर्ताओं को प्रशासन के दोहरे मानदंडों का शिकार होना पड़ा। उम्मीदवारों को खदेड़ कर मारा गया, उनके समर्थकों को के साथ मारपीट की गई, आगजनी हुई, हिंसा हुई। और जो कुछ अमित शाह जी के रोड शो के दौरान हुआ, वो तो कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग के भी सब्र की सीमा चूक गई थी। जहां तक प्रतिमा के खंडित किए जाने का सवाल है, तो अब कई विजुअल्स आ गए हैं जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता प्रतिमा स्थल के परिसर के अंदर थे। तो अब बिल्कुल साफ है कि किन लोगों ने इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया है। और अब जो कुछ भी हुआ है, बंगाल में टीएमसी के पैर उखड़ रहे हैं। और जो बौखलाहट और हताशा है, ये उसी की वजह से ममता जी और उनके कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई पोलराइजेशन की कोशिश नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुद्दे चुनाव के स्पष्ट कर दिए हैं कि राष्ट्रवाद की बुनियाद पर, भ्रष्टाचार मुक्त विकास के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट्स भी साफ जाहिर किए हैं, जिसमें राम मंदिर और अन्य सारे इश्यूज हैं। राम मंदिर को लेकर के कहीं से ना तो परहेज रहा है, परिस्थिति बनेगी, मामला कोर्ट में है और राम मंदिर आज बने कल बने बन के रहेगा। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जो बार बार नवजोत सिंह सिद्धू के माध्यम से, पाकिस्तान प्रस्त स्टेटमेंट्स के माध्यम से सरकार पर, सेना पर सवाल उठाकर वो धार्मिक तरीके से पोलराइजेशन की कोशिश जरूर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि हम विकास के मुद्दे पर इस चुनाव में जनता का जनमत मांगते हैं। नेताओं के अपने विश्लेषण और अपना जस्टिफिकेशन। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सीधे रुख करते हैं पटना स्टूडियो का, जहां मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान हरकू झा, आधिकारिक प्रवक्ता है आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आपका बहुत स्वागत है। विनोद शर्मा, आप बीजेपी के नेता, आपका बहुत स्वागत है। सर्वोदय शर्मा जी, आप नेता सीपीआई हैं, वरिष्ठ नेता, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो विनोद जी, जरा आप ही से अब शुरू करेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष इस वक्त खासकर बीजेपी बंगाल के बाद के एपिसोड को ध्यान में रखते हुए जो घटनाक्रम आया है, उस पर अब ये सवाल उठता है कि ये सब कुछ बीजेपी द्वारा ही प्रायोजित है और आरोप बढ़ा जा रहा है टीएमसी पर। और इसी बहाने बंगाल के साथ साथ उसे सटे हुए जो राज्य है जहां चुनाव होने हैं 19 मई को, उस पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। क्या लगता है आपको? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, और उस पर साजिशन हमला किया गया, निहत्थे लोगों को पीटा गया, तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। और यह स्थिति तब से हुई है जब से यह आभास होने लगा ममता बनर्जी जी को कि उनकी जमीन खिसक रही है, भाजपा का आधार यहां बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिस राज्य में देवी का पूजा नहीं करने दिया जाता हो, उनको भसान करने के लिए रोका जाता हो, जहां जय श्री राम का नारा लगाने की बात जिस भारत में नहीं की जाती हो, आप समझ सकते हैं वहां की क्या स्थिति होगी। और बंगाल की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है कि किस हिटलरशाही से वो बंगाल को चलाना चाहती है, जो संभव नहीं है।
सीपीएम भी 30 वर्षों तक चलाया और ममता बनर्जी कई एक बार पीटी गई थी, हमें पूरी तरह से याद है, पैर टूटे हाथ टूटे उनके, तब वो कहती थी हिटलरशाही यहाँ है, और उससे ज्यादा आतंक राज बंगाल में फैला रही हैं। जब से वो फंसी हैं चिट फंड घोटाले में, उनके अधिकारी फंसे हैं, खुद फंसी हुई हैं शारदा घोटाले में, तब से वो मानसिक स्थिति खो चुकी हैं और किसी भी हरकत, किसी भी घटना करने के लिए उतारू हैं। और दुर्भाग्य है कि भारत में पहली बार 3 दिन पहले प्रचार को बंद कर देना चुनाव आयोग को, लेकिन बहुत दिनों की बात नहीं है। 23 तारीख को बंगाल की जनता उनको जवाब देगी, ममता जी को, और उनको सही जगह पर ले जाएगी। खरबूजा साहब, चूंकि कांग्रेस भी टीएमसी के समर्थन में आ खड़ी हुई है और ममता बनर्जी के सुर में सुर आपकी पार्टी भी मिलाने लगी है, क्यों लगता है कांग्रेस को तब, जबकि तमाम सबूत बीजेपी ने भी सौंपे हैं और उसके बाद ममता बनर्जी ने भी सौंपे हैं और चुनाव आयोग का एक फैसला सामने आया है, तो चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए गए, तब भी आप टीएमसी के ही साथ खड़े नजर आ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी हिंसा में, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी हिंसा में कभी विश्वास नहीं करती है। ये मेरा इतिहास रहा है और यही इतिहास कायम रहेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, तो इसका एक इतिहास रहा है। आज बहुत सारे एडिटोरियल लिखा गया है पेपर सब में, मैं पढ़ रहा था। 60 के दशक से बंगाल में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीपीएम के लेफ्ट के सारे साथी इसी तरह से वहां पर हंगामा करते थे, लेकिन इतनी बड़ी हिंसात्मक घटना नहीं होती थी। राजनीतिकरण होता था लेकिन घटना इतना हिंसात्मक होती है। लेकिन जब 77 में सीपीएम सरकार में आई और 2011 तक सरकार में रही, तो आज मैं एक पार्टी का ये अच्छे पेपर का ये आंकड़ा पढ़ रहा था, आपको 28,000 राजनीतिक मर्डर उसमें हुए, जिसमें 90% कांग्रेस के थे और 10% टीएमसी के कार्यकर्ता थे। ताकि ममता बनर्जी 97 से हम लोगों के साथ छोड़ दी थी, वो अपना टीएमसी बना करके वहां लड़ाई लड़ रही थी। अभी दुर्भाग्य है बंगाल का कि ममता बनर्जी 1911 ईस्वी से शासन में है और क्या कहते हैं कि जो 2011 से शासन में है, और इधर ये प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ गई है। जहां तक आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस उनके सुर में सुर मिला रही है, तो कांग्रेस एक सिद्धांत के तहत उनका समर्थन कर रही है। कोई हम उनके सहयोगी वहां पर आज इस बार के चुनाव में नहीं है, हम अपना सेपरेट लड़ रहे हैं, वो अपना सेपरेट लड़ रही हैं। चुनाव आयोग पर प्रश्न तब उठता है कि जब चुनाव आयोग के पास अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत जोगी जैसे बहुत सारे दर्जनों नेता का कंप्लायंस कांग्रेस या अन्य पार्टी अनेक अनेक राज्यों को वहां पर दिया है। कुछ पर कार्रवाई चुनाव आयोग ने किया है जब सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन किया है तब, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री के बारे में चुनाव आयोग ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। बंगाल का चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है, कल पूरे देश का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो इन सब जब कारणों से जब बातें सामने आती है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको इस देश में चुप नहीं बैठेगी। तब चुनाव आयोग को हम सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्था है, हमारे ही शासनकाल में हम लोगों ने उनको बनाया, वो चला रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जब जनता का डिमांड बढ़ता है, पॉलिटिकल पार्टी का डिमांड बढ़ता है और आप चुप्पी बैठिएगा। आज बीजेपी के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के महाराष्ट्रीय महासचिव चुनाव आयोग के बारे में क्या कहा है, आप अपने टेलीविजन का 1 घंटा पहले का चैनल उठाकर देख लें, कैसी त्यागी जी, जो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के विषय में यदि पूछिएगा तो उन्होंने देश को शर्मसार कर दिया है। जब 324 का धारा प्रयोग बंगाल में कर सकते हैं, तो आज 2 महीना 2.5 महीना से जो चुनाव चल रहा है उसमें जितनी नीचे स्तर की भाषा गई है या जो आरोप प्रत्यारोप हर दल के लोग लगाए हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे दल के लोग नहीं बोले हैं या अन्य दल के लोग नहीं बोले हैं, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। तो चुनाव आयोग जब कार्रवाई नहीं करेगी तब ये सब घटनाएं होगी, वही उसी का प्रतिफल है जो वेस्ट बंगाल में ये घटना हुई है। ठीक, सर्वोदय जी क्या लगता है आपको? लेकिन इन घटनाओं को कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। ठीक, सर्वोदय जी क्या लगता है आपको, लेफ्ट की क्या सोच बन रही है इस पूरे मामले में? क्योंकि बंगाल में एक लंबे समय तक लगभग 3 दशक तक आप लोगों का शासनकाल था और उसके बाद टीएमसी आई और फिर जैसे तैसे चीजें और बिगड़ती हुई दिशा में आगे बढ़ रही है। इसका इम्पैक्ट बिहार में किस तरीके से आप देख रहे हैं? इसका बिहार पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का कोई खास यहाँ वजूद है नहीं, यहाँ तो टीएमसी का वजूद नहीं है, इम्पैक्ट, लेकिन मैं ध्रुवीकरण की ओर इशारा कर रहा था। जो संस्कृति
हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि जो संस्कृति तृणमूल के आने पर बंगाल में हुआ और जो संस्कृति देश भर में भाजपा के केंद्र में शासन आने के बाद हुआ, वो साफ ये दिखाता है कि शासक पार्टियां जनता से कट रही है और जब जनता से कट जाती है तो वो हिंसा पर उतारू होते हैं, वो गाली गलौज की पॉलिटिक्स करते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, एक से बढ़कर बड़े बड़े अन्याय होते हैं, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। आज तक इतना स्तर कभी प्रधानमंत्री का नीचे नहीं गया था भारत के इतिहास में। आप जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर आज तक का इतिहास देखिए, कोई प्रधानमंत्री आज तक इतने निचले स्तर पर नहीं पहुंचा था। और जितने निचले स्तर पर भाजपा राजनीति को ले गई, मैं तो यही कहूंगा कि बंगाल में जो हम देख रहे हैं वो टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा। यानी राज्य की पुलिस तृणमूल के कमांड में है और सेंट्रल फोर्सेस और बाहर के जो गुंडे हैं वो भाजपा के कमांड में है। जाहिर है कि इसमें ये आपस में प्रतिद्वंदिता है कि कौन बंगाल की जनता का समर्थन हासिल करेगी। मुझे लगता है कि इसके बावजूद कि भाजपा की जमीन खिसक रही है, बंगाल में वो नई जमीन नहीं तलाश पाएगी और हर हाल में बंगाल की जनता अपनी राजनीतिक चेतना का परिचय देगी और हिंसा का प्रतिकार करेगी। जी डॉक्टर संजय कुमार, ये जो आखिरी चरण में जो आखिरी रास्ता अख्तियार किया गया है और उसमें जिस तरीके का दावा और प्रतिदावा किया जा रहा है और जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं दोनों तरफ से, बीजेपी प्रायोजित, उधर टीएमसी प्रायोजित, दोनों बातें सामने आ रही हैं और उसमें जो जरूरी मुद्दे जो हमने पिछले दिनों भी चर्चा की थी वो सब तो वैसे भी गुम हो गए। अब तो वहां की हवा बहती है, बिहार में आकर भी एक मुद्दे के रूप में काम करती है और अपने अपने तरीके से ध्रुवीकरण की ओर इशारा भी करती है। ऐसा क्यों? देखिए, कभी बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही राज्य हुआ करता था और आज भी एक बड़ी आबादी बिहार की बंगाल में है जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रोजगार करती है, व्यवसाय करती है या वहां के लोगों के साथ मिक्स हो गई है। और बंगाल की भी एक आबादी है जो बिहार के साथ मिक्सअप है। कई बिहार के जो जिले हैं वो बंगाल का कल्चर आपको वहां देखने को मिलेगा। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि जो चीजें बंगाल में हो रही है उसका असर बिहार में नहीं पड़ेगा या देश के अन्य राज्यों पर नहीं पड़ेगा। आप देखे होंगे ये बंगाल के चुनाव के कई फेज को, अंतिम फेज पर हम भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले भी जरा हम लोग आ जाते हैं कि वो चुनाव वहां हिंसक रूप ले रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो प्रयोग असम में की और असम में जो सफलता मिली, तो ठीक वही ध्रुवीकरण की राजनीति चाहती है कि हम बंगाल में करें। टीएमसी दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। भाई, अगर कोई पार्टी रोड शो करती है तो क्या लोकतंत्र में किसी पार्टी को रोड शो करने का अधिकार नहीं है क्या? और अगर रोड शो करती है तो क्या वहां का जो स्थानीय प्रशासन है या चुनाव आयोग की यह जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या कि आप उनके रोड शो को ठीक से जाने दीजिए, आपकी सुरक्षा उन्हें प्रदान कीजिए। ठीक है, किनके प्रायोजित है किनके प्रायोजित नहीं है ये तो बात का चीज है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। राजनीतिक पार्टियों को अपने तरीके से प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता इस देश में है कि नहीं है? दूसरी तरफ से ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति किसने तोड़ी? टीएमसी के लोगों ने तोड़ी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ी, उपद्रवी तत्वों ने तोड़ी, लेकिन क्या विद्यासागर उस राजनीति में कहां है? और उनकी मूर्ति तोड़ना किस बात का प्रतीक है? साजिश जिनकी भी हो, तो ये देश और भावी पीढ़ी को ये राजनीति कहां ले जा रही है? ठीक है, चुनाव में कोई जीत जाएंगे, कोई हार जाएंगे, लेकिन आप इस मानसिकता से जो निकल रहा था भारत, आप देख रहे होंगे हर राज्य में, यहां तक कि बिहार, जो चुनाव में हिंसा की खबरें बिहार से निकलती थी और आप लोग इसको कवर करते थे, आज बिहार के सारे जिले में चुनाव हो रहे हैं, अंतिम चरण का भी चुनाव होने जा रहा है, हिंसा की खबरें नहीं आ रही हैं। उसमें चुनाव आयोग का योगदान रहा हो, पार्टियों का योगदान रहा हो या लोकतंत्र की परिपक्वता का योगदान रहा हो। आखिर बंगाल क्यों भटक रहा है? और अगर भटक रहा है तो चुनाव आयोग वास्तव में वहां क्या कर रही है?
चुनाव आयोग का डंडा अगर चलता शुरू के फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, तो जिनके द्वारा भी चीजें प्रायोजित हो रही थी वह तो रुकता और लोकतंत्र में और विश्वास नई पीढ़ी को बढ़ता। आपकी बात में दम है और आपने बड़ा ही मजबूत तर्क रखा है डॉक्टर संजय कुमार, क्योंकि ये बात तो सही है कि लगातार हर चरण में बंगाल में यदि हिंसा हुई है और हिंसा हो रही है, जो कि सत्य है, तो इसका मतलब है कि बंगाल कहीं न कहीं भटक रहा है और इस आखिरी रास्ते को अपनाने का यही एक दांव, आखिरी दांव था क्या बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान भड़की हिंसा पर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल पूछा है कि अमित शाह अपने रोड शो में रामलीला की झांकी निकालकर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। मरांडी ने आगे कहा कि शाह जानबूझकर जय श्री राम के नारे लगाकर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहे थे, जो कि खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग को संज्ञान लेते हुए अमित शाह को गिरफ्तार करने का आदेश देना चाहिए। वहीं पीएम के देवघर के दौरे पर भी मरांडी ने निशाना साधा और कहा कि इन्हें संथाल परगना के आदिवासियों, गरीबों और किसानों की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ अडानी की चिंता है। बात इतनी ही नहीं है, बीजेपी अभी भी पाकिस्तान भेजे जाने वाले मुद्दों से हटी नहीं है, क्योंकि नित्यानंद राय जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कहा है, विपक्ष भी इस पर बयान देकर इसे तवज्जो दे बैठता है। आरा में आरके सिंह के लिए प्रचार करने गए बीजेपी प्रदेश नित्यानंद राय ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले पाकिस्तान चले जाएं, वो लोग इमरान खान के साथ बिरयानी भी खा लेंगे और आतंकियों की कब्र भी गिन लेंगे। नित्यानंद राय ने कहा कि देश प्रेमियों और विकास प्रेमियों का चुनाव है, पहले आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी और अब नरेंद्र मोदी की सरकार में आतंकवादियों को गोली खिलाई जाती है। उधर तेजस्वी यादव गिरिराज सिंह के पाकिस्तान वाले पुराने बयान पर अब भी बोलना जरूरी समझते हैं। नालंदा में उन्होंने गिरिराज सिंह के पुराने बयान पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि देश सबका है, किसी की पपौती नहीं है। ये कुछ मोटे मोटे बयान आए हुए हैं जिसको समझने की कोशिश करते हैं अपने मेहमानों से। इस वक्त एक और नए मेहमान हमसे पटना स्टूडियो में जुड़ गए हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, समीर महासेठ जी, आपका बहुत स्वागत है। चलिए समीर जी के पास तो हम फिर रुक करेंगे, अपने दूसरे मेहमानों के पास चलते हैं। क्या लगता है आपको हरखू झा साहब, ये जो नए नए तरीके के बयान आ रहे हैं आखिरी चरण में, वो कितना परेशान करती है आवाम को और राजनीति कितना भटकाने की कोशिश करती है? देखिए, बीजेपी इस बार इस चुनाव को मुद्दा विहीन बना दिया है एकदम। फर्स्ट फेज में राष्ट्रवाद के नाम पर, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर उसने चुनाव का अभियान चलाया। दूसरे फेज में उसने हिंदूवाद और हिंदू आतंकवाद के नाम पर चुनाव को ये मोड़ने की कोशिश किया। तीसरे फेज में भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया। चौथे फेज में जितने सारे भारतवर्ष के गड़े हुए 70, 30 साल, 40 साल पहले जो घटनाएं सब हुई थी, चाहे वो सिख दंगा हो, चाहे वो राजीव गांधी का सरकारी काम करना हो, या कोई भी इस तरह की बड़ा विपक्ष के द्वारा किसी भी प्रदेश में जिस तरह की बात की गई हो, उसको उभारने का कोशिश किया। अब बंगाल की घटना को छठे और सातवें फेज में लेकर आ गई है एकदम से। जब वो भी नहीं भज रहा है तो वही पाकिस्तान, फिर पुनः पाकिस्तान, राम मंदिर, वो सर्जिकल स्ट्राइक, सेना, यही सब लेकर करके अपनी जो एजेंडा। लेकिन एक बात बताइए आप, संकल्प पत्र उन्होंने जो जारी किया वो तो कहाँ चले गए इस चुनाव में, उसका कहीं जिक्र भी नहीं प्रधानमंत्री किए, ना अमित शाह किए, कोई नेता कर रहे हैं। हरखू जी, सिर्फ एक नीतीश कुमार, मैं आप ही पूछ रहा हूँ, एक सवाल का जवाब चाहिए। भाषण ताषण कहीं देखता हूँ किसी चुनावी सभा में, तो वो अपने 2005 से लेकर के और 13 तक के जो कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया है, बिजली, रोड, फलना चिलना, इसका वो एक जिक्र करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विकास का कहीं एक जिक्र कर ही नहीं रही है। इसलिए उसका कारण ये है
कि उन्होंने विकास तो कुछ किया नहीं है, सिवा नारा देने का औलाद है, विकास तो कुछ किया नहीं है। उस नारा को तो लोग समझ चुके हैं कि ये नारा सिर्फ खोखलापन है, झूठापन। लेकिन हरकुजा साहब, मेरा एक सवाल आप ही से है, सुन लीजिएगा। वोटर को उभार कर सर सुनिए, सर मेरा सवाल आप ही से है, थोड़ा जवाब दे दीजिएगा कि यदि किन्हीं कारणों से यदि आपको लगता है कि केंद्र सरकार मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है और कभी पाकिस्तान, कभी गड़े मुर्दे को उखाड़ना और कभी तमाम उलझुल बातें करना, जो आप कह रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष कौन सा मुद्दा लेकर देश में आगे बढ़ रहा है? विपक्ष की राजनीति किस तरीके से आगे चल रही है? कांग्रेस क्या कर रही है? वो भी इन्हीं मुद्दों की अपना भाषण देती है। हमारे नहीं, हम तो दिया है ना। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 72,000 का जो ये किया है, उसको पहले हम लोग रख रहे हैं। आपको जो सामाजिक न्याय की बात है उसको हम दूसरे पॉइंट पर रख रहे हैं। महिला सशक्तिकरण है, बेरोजगारी है, किसान की समस्या है, ये सीरीजबद्ध मेरा ये है। साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा भी है, सब सामरिक सुरक्षा है, ये सारा चीज हमने पेश किया है। और हमारे नेता जहां भी जाते हैं भाषण में यही सुनाते हैं, यही कहते हैं। हम कभी नहीं, कल भी आपने राहुल सर, फिर तो सरकार का मुद्दा आपको कमजोर दिखना चाहिए ना। कि हम प्यार, आप लोग उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द जब घूमते रहते हैं तो फिर हम क्या कहें? रखते हैं वो मुद्दा हमारा सोशल मीडिया पर हो, चाहे टेलीविजन चैनल पर हो, चाहे पब्लिक के बीच में भाषण में हो, हमारे सारे नेता जो भी स्टार प्रचारक हैं वो वही मुद्दा को गिनाते वही करते हैं। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री जी कभी इसने कहा। समीर महासेठ जी, आपका बहुत स्वागत है। आरजेडी का वरिष्ठ नेता है। समीर जी, इन बंगाल से चलती हुई एक राजनीति बिहार तक पहुंची है, जहां आपको क्या लगता है कि जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं अब आखिरी चरण के चुनाव से पहले, आखिरी चरण को ध्यान में रखते हुए, वो क्या इशारा करता है? हरकुजा साहब, आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं समीर महासेठ जी को जोड़ रहा हूं। निश्चित तौर पे संजय भाई, जी सर बोलिए। मैं निश्चित तौर पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आपका जो ईवीएम मशीन है, केवल फूल छाप का ही केवल प्रोविडेंसी दी गई है और किसी पर ईवीएम मशीन में किसी पार्टी का प्रोविडेंसी नहीं रहा। ये बहुत बड़ी साजिश है और देश भर में इस साजिश का शिकार दूसरे अपोजिशन पार्टी लोग हो रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल जो है, आप अगर निकालेंगे ईवीएम मशीन से तो आपको लगेगा, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि लोग बड़े कहीं अच्छा बड़े दूसरे लोग का कि नहीं चुनाव चिन्ह नहीं पहचान पाते हैं और केवल फूल छाप पर आकर्षित करने का एक साजिश हुआ है। दूसरी तरफ मैं आपका मैंने ये कहूंगा कि अघोषित इमरजेंसी पूरे देश में इन्होंने लागू किया है। प्रेस की आजादी भी नहीं है। हम समझते हैं कि हम भी गुलाम है, देश गुलाम है और प्रेस की आजादी से इसे निजात दिलाने के लिए देश को, आवाम को आगे आना चाहिए। जी विनोद जी, आपने सुना क्या कहा समीर महासेठ जी ने? जी, आश्चर्य होता है। समीर महासेठ जी बहुत पुराने नेता हैं, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम, चुनाव आयोग ने तो खुलेआम टेंडर निकाला कि भाई कोई साबित कर दे कि कहीं भी कोई गड़बड़ी है। चैलेंज किया पूरे देश को, कोई नहीं कर पाया कि इसमें कहीं गलतियां हैं। दूसरी बात एक कर रहे अघोषित इमरजेंसी की, तो इससे बड़ा आश्चर्यजनक बात क्या होगा कि जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है विपक्ष के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पथराव किया जा रहा है, उनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। अगर अघोषित इमरजेंसी होती तो यह हाल नहीं होता। समीर महासेठ जी, एक सच्चाई है कि पूरा विपक्ष अभी बेल पर है और हम जो इनके बातों को, गलत बातों को रास्ता दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोकना चाह रहे हैं, तो इन्हें दर्द हो रहा है। राहुल गांधी जी अभी पूरे परिवार बेल पर हैं, लालू यादव जी पूरे परिवार बेल पर हैं। और जब हम भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं, राहुल गांधी जी ने लालू जी को जेल भेजा था, तो भाजपा ने नहीं भेजा था। देवगौड़ा शासन काल में केस हुआ, राहुल गांधी जी ने बिल फाड़ करके लालू जी को बुक कर दिया फाइनली। तो हम जब ये बातें उठाते हैं तो इन्हें बुरा लगता है और हमको गालियां हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी अपने कामों का मांग रहे हैं। बिहार में कहीं कोई वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अपने कामों का मजदूरी मांग रहे हैं। तो ये बातें नजर नहीं आती है। आज प्रधानमंत्री ने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है, पूरा विश्व में आज भारत बहुत मजबूत स्थिति में आई है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है।
आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जय श्री राम लगाना गलत है, तब तो सारे मंदिरों को आप बंद कर दो, पूजा पाठ बंद कर दो भर चुनाव तक। ये कहाँ अपराध है? अपने आराध्य देव का पूजा करना या नारा लगाना कहीं अपराध है? दूसरे लोगों को क्यों नहीं रोकते उस सड़कों पर? पता नहीं है ये बातें जब भाजपा बोलती है, हमारे नेता बोलते हैं तो इनको बुरा लगता है। ये माने चाहते हैं कि भारत में हम अपने को भारतीय नहीं कहें। अच्छा विनोद जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, आपकी बात का सबीर महाशय जी सुन लेते हैं। मंदिर में जी बताइए सबीर जी, क्या आप कह रहे थे? मेरा कहना है कि 7वें चरण का मतदान होने वाला है और अभी जो इनके एक पर एक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलने का, गलत साजिश करने का, ये आईसीयू में है, ये ऑक्सीजन पे चल रहा है पूरे देश में और ये ऑक्सीजन में अंतिम क्षण में हर एक तरह का कृत्य करना चाहते हैं जिससे देशव्यापी कुछ न कुछ ऐसा आक्रोश हो। हम तो अच्छी बात करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे कि इनके प्रधानमंत्री अच्छा बोले, चूंकि देश की जनता ऐसा प्रधानमंत्री का वक्तव्य से कम लोग कहते हैं कि आज तक के इतिहास में मैंने प्रधानमंत्री ऐसा बोलना नहीं चाहिए। एक एक गांव में चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को क्या हो गया है। इससे तो बढ़िया मनमोहन सिंह थे, इससे तो बढ़िया इंदिरा गांधी थी, इससे बढ़िया जवाहरलाल नेहरू थे और ये बड़बोला पल वाला प्रधानमंत्री को भूल गए, बर्बाद कर दिया। यही गांव घर का कहानी है और ये अंतिम जी वाजपेयी जी नहीं वाजपेयी जी को नहीं भूलेंगे। 13 दिन में भी आकर के जो नहीं कहते जातिगत सर्वेक्षण को उस बंद कोठरी में डाल दिया और वही कि नहीं ये कह रहे हैं कि जातिगत सर्वेक्षण होगा, तो हम उनको भी याद करते हैं कि जातिगत सर्वेक्षण को उन्होंने मैंने संदूक में ताला बंद करके रख दिया और पता नहीं वो जिन कब निकलेगा। वो जिन अब ये सर्वोदय जी से कुछ रिएक्शन ले लो, आप दोनों को रोक रहा हूँ, रुक जाइएगा। सर्वोदय जी क्या लग रहा है, चूंकि आपके पास एक लंबा अनुभव है, तमाम चुनावों को आपने, ज्यादातर चुनावों को आपने देखा होगा, इस बार का चुनाव जिसका आखिरी चरण 19 मई को है, किधर जा रहा है और किस ओर इशारा करता हुआ आप देख पा रहे हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, जब ध्रुवीकरण की राजनीति प्रधान हो जाती है और खास करके जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति प्रमुख हो जाती है पूरे देश के स्तर पर, तो राजनीति का स्तर गिरना तय है और वही हुआ है और इसका मुकम्मल जवाब भारत की जनता ही देगी। और मेरा ख्याल है कि जो हम लोगों को रिपोर्ट अभी तक मिली है, भाजपा की सरकार नहीं बनने जा रही है। 23 तारीख को नतीजा आएगा, इसीलिए भाजपा के पता चलेगा किसकी बन रही है किसकी नहीं बन रही है कि हम एनडीए के, लेकिन जो तौर तरीके जमीन पर दिख रहे हैं उसमें हम आपका रिएक्शन चाह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ भी बहुमत नहीं हासिल कर पाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि बंगाल में अमित शाह ने जो किया आखिरी समय में और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चुनाव आयोग को पिछले दरवाजे से प्रभावित करके अपनी दोनों रैलियां आज करा रहे हैं और इसके बाद चुनाव प्रचार बंद करा रहे हैं। अगर चुनाव प्रचार बंद होना था तो उसी दिन बंद होना था जिस समय यह घटना हुई। तो इसका अर्थ यह है कि भाजपा एक एक सीट के लिए मोहताज है। भाजपा आज एक हारती हुई लड़ाई लड़ रही है और चाहे जितनी भी मशक्कत कर ले, मुझे लगता है भारत की जनता किसी कीमत पर इस सरकार को कायम रहने नहीं देने जा रही है। ठीक, डॉक्टर संजय कुमार, क्या माना जाए कि चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए हैं उसकी टाइमिंग पर वाकई सवाल है? क्योंकि ये जब आरोप लगाती है विपक्षी पार्टियां, तो कहीं न कहीं इन बातों को भी सुनने के बाद उनके तर्क में दम तो लगता है। नहीं, ठीक है, चुनाव आयोग के अपने अधिकार हैं, इंटरप्रिटेशन करने के भी उनके अपने तरीके होते हैं। अब वो टाइमिंग क्या होगा, उस दिन उनको करना चाहिए था, अभी उन्होंने किया। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनको पावर्स मिले हैं, वो पावर के अनुसार वो खुद समीक्षा करने में सक्षम है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या चुनाव आयोग की नजर बंगाल की हिंसा पर पहले से नहीं थी? वो नजर गई तभी
जब अमित शाह जाकर के ये बोले कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल फेलियर है और हमारी रैली में इस तरह से हिंसक आक्रमण किया जा रहा है, क्या इसके पहले विपक्षी या पक्षी दोनों मिलकर के जब बंगाल के उस हिंसक वातावरण का या मीडिया जब वो विजुअल तस्वीरें जब चलाई जा रही थी टेलीविजन पर या उनके विजुअल चुनाव आयोग को भी भेजे जा रहे थे, तो क्या चुनाव आयोग की नजर उस पर नहीं जा रही थी कि जिस चुनाव आयोग ने ही भारत के लोकतंत्र को इतनी मजबूती दी कि हर व्यक्ति चाहे वो मजबूत हो या चाहे वह आम इंसान हो, वह जाकर के अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। आखिर चुनाव आयोग इस बार उसकी चुप्पी क्यों रही? सवाल ये है। टाइमिंग के लिए वो स्वतंत्र है कि कौन सा टाइमिंग शूट करता है, कौन सा टाइमिंग नहीं शूट करता है, और जब चीजें छूटेगी तो विपक्ष तो हमलावर होगा, विपक्ष के सवाल होंगे। लेकिन चुनाव आयोग जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है और उससे तो इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है, और मैं खासकर के इसकी क्रेडिबिलिटी टीएन शेषन को देता हूं कि उस व्यक्ति ने चुनाव आयोग के अधिकार को पूरे भारत में बता दिया कि चाहे राजनीतिक पार्टियां जितनी मजबूत हों, सत्ता में जो पार्टियां हों या विपक्ष में जो हों, चुनाव आयोग चुनाव के समय में किसी को भी कमजोर और किसी को मजबूत होने का मौका नहीं देगी। ठीक। अब इस बार जो बंगाल के जो हिंसक घटना थी, वो घटना ने कहीं न कहीं से चुनाव आयोग पर एक सवाल तो खड़ा करवाया है। ठीक। हरकुजा साहब, अब चलिए 8वें चरण को जरा समझते हैं। माफी चाहूंगा 7वें चरण को। 8वें चरण में तो रिजल्ट आ जाएगा। 7वें चरण का जो चुनाव होना है, जहां 8 सीटों पर बिहार में किस्मत आजमाई जाएगी, तो यहां पर इस बार कांग्रेस की नजर में क्या क्या मुद्दे किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, चूंकि हाई प्रोफाइल सीट्स तमाम वहां मौजूद हैं? देखिए, इस तरह 7वें चरण में हमारे 2 प्रत्याशी हैं, एक पटना साहिब से और दूसरा सासाराम से हैं। 6 ठो हमारे सहयोगी दल हमारे साथ लड़ रहे हैं। जहां तक मुद्दे की बात है तो मैंने मुद्दा आपको अपने ही अभी इसी डिबेट में मैंने बताया था कि हमारा मुद्दा स्पष्ट है। जो हमने अपने घोषणा पत्र में जारी किया है वो जनता के सामने में स्पष्ट रूप से रख दिया है, और इसी मुद्दा को हम बार बार दोहरा रहे हैं, और जब तक ये कल 6 बजे तक चुनाव प्रचार होगा उसको हम दोहराते रहेंगे। अब सवाल है कि जनता हमारी बातों को कितने ग्रहण करती है। ये जनता का मान सम्मान की लड़ाई है, और जनता ही चुनती है कि किस सरकार को आना है, किस सरकार को नहीं आना है। हम वेस्ट बंगाल या जम्मू कश्मीर या अन्य प्रांतों में जिस तरह से माने चुनाव अभी हुए हैं, आज जिस तरह की हो रहे हैं, होने वाले हैं 19 तारीख को, हम उसकी कल्पना नहीं करते हैं। लेकिन हमें विश्वास है लोकतंत्र में, कांग्रेस को हमेशा लोकतंत्र में विश्वास है और ये शांति में विश्वास है। हम जनता पर भरोसा करते हैं, और जनता के भरोसे पर हम आज तक 60 साल राज किए हैं, और आगे भी हमारा जितने साल चलेगा वो जनता के भरोसे ही चलेगा। हम उसी का बुनियादी वसूल लेकर के उनके सामने पेश होंगे। वो यदि हमारे को सत्ता देती है तो मैं अच्छे शासन दूंगा, यदि वो विपक्ष में बैठाती है तो मैं विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा, नहीं कुछ बनाती है तो पर भी मैं उनके सेवा में तैयार रहूंगा। यही कांग्रेस का मकसद और एम है। विनोद जी, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर 7वां चरण जा रहा है? देखिए, चुनाव शुरू से ही स्पष्ट है। पूरे देश में एक ही नारा है, मोदी सरकार फिर एक बार। सारा देश बोल रहा है, युवा बोल रहा है, किसान बोल रहा है, जवान बोल रहा है। लेकिन इन लोगों को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको मोदी हटाने का नारा इन्होंने दिया है, और देश देख रहा है कि आदरणीय मोदी जी ने भारत को कहां पहुंचा दिया, कितना शक्तिशाली बना दिया। तो देश की जनता भी कुछ सुनने वाली नहीं है। जितना भरमा लें, जितना बरगला लें, एक तरह तरह की गालियां दे ले मोदी जी को, लेकिन उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, और ज्यादा वोट भाजपा को पड़ेगी, भाजपा गठबंधन को पड़ेगी, और 8 सीट भारी बहुमत से हम जीतेंगे। पटना साहिब का ही उदाहरण ले लीजिए, बिहार में रिकॉर्ड मतों से पटना साहिब हम जीतेंगे, जिसका अनुमान लोग नहीं कर पा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं इसको। पटना पाटलिपुत्रा की वही स्थिति है, आरा की वही, नालंदा की वही, सासाराम, जो भी सीटें 8 हैं, सभी जगह भाजपा गठबंधन, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार बहुत आराम से और बहुत भारी मतों से जीतेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल पालीगंज में भी आए थे, उन्होंने कहा
कि एक भी चीज हमारे खिलाफ साबित कर दो, तुम ऐसा बता दो कि मैंने कहीं धन संचय किया है, और तुम सारे लोग बेल पर हो। जब मैं बोलता हूं तो तुम लोग को दर्द होता है और गालियां देते हो। तो देश की जनता समझ रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त भारत चाहिए। अगर राष्ट्रवाद युक्त भारत चाहिए तो नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री, सशक्त प्रधानमंत्री बनाना होगा, तभी भारत फिर से उसी गति से आगे बढ़ेगा। ठीक। समीर महासेठ जी, क्या आपको लगता है कि ये 7वां चरण जो है ये वाकई वो निर्णायक चरण है जहां जाकर विपक्ष को कुछ ज्यादा एकजुट होने की आवश्यकता थी, और विपक्ष एकजुट ज्यादा नजर आ भी रहा है इस चरण में, और कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति जहां जाति और धर्म ज्यादा मुखर होगी इस चरण में? संजय भाई, निश्चित तौर पे जनता हर एक 5 साल के लिए चुनती है, और भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई, जहां पे गरीब उस समय पूरे दुनिया में 96वें पोजीशन में ये देश था, और ये 5 साल में इन्होंने 126वां पोजीशन पे ला के रख दिया। यही भारतीय जनता पार्टी गरीब मुखी क्या है ये बताने का काम करे। साथ ही ये हार स्वीकार कर ले आपके चैनल पे, और सत्ता से उतरने के लिए तैयार है। मतों से जीत रहे हैं और आप कह रहे हैं हार स्वीकार। ये अपोजिशन के बारे में जो कहते थे, नहीं, हम बता रहे हैं 5 साल इन्होंने कहा सारे अपोजिशन वाले जेल के गेट पर हैं, अगले 5 साल जब आएंगे तो सबों को जेल में ठूस देंगे। हम इनको आश्वासन देते हैं, एक अपोजिशन के हिसाब से इनका हम सम्मान करेंगे, सत्ता में हम लोग रहेंगे, और अपोजिशन के हिसाब से इनका हम सम्मान करेंगे जिन्होंने इन्होंने सम्मान नहीं किया। और इसी के लिए जनता को हम आह्वान करेंगे, अंतिम क्षण में भी इन्हें उतने 40 में 40 जनता लूटने के लिए देते आपको, पूरा देश लूट के रख लीजिए, 10,000 करोड़ के मालिक बन जाइए। उसकी बात करते हैं। 2014 में इन्हें सम्मान दिया था, और उतरते हुए नेहरू जी हमेशा कहते थे कि जब उस सीढ़ी पर चढ़ो तो उस सीढ़ी से उतरते वक्त आप जब उतर रहे हो तो वो आपका कि नहीं मैंने नहीं कहते सम्मान करें, उपहास नहीं करें। और ये उस मंदिर में, लोकसभा के मंदिर में जमीन को पूजा किए थे। आज हम उम्मीद करते हैं कि वहां से जब हटेंगे तो वो पूजा करके वो सम्मान उनको मिले, न कि उपहास करे कि हे प्रधानमंत्री आपके मुंह से ऐसा बात निकला है कि गरीब 100 वर्ष 90 वर्ष के बुजुर्ग यही कहते हैं कि जीवन हमारा अब यही देखना था कि भारत के प्रधानमंत्री को जो नहीं बोलना चाहिए वो हम सुन रहे हैं। ठीक सर, बहुत दुखित हैं। और सभी एक और महत्वपूर्ण बात है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बयान सुनवा देता हूं अपने लास्ट सेगमेंट में। यह भी समझना जरूरी है कि आखिरी चरण के चुनाव में पटना साहिब सीट पर प्रचार के लिए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं तो वो राम मंदिर का मुद्दा छेड़ते हैं। वहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उम्मीदवार हैं और राम मंदिर वाले मामले में पैरवीकार भी हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि राम मंदिर बनेगा और इसकी शुरुआत बिहार से ही होगी। भेद कभी किया ही नहीं, और फिर मैं कहता हूं भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत भी बिहार से ही शुरू होगी, चिंता मत करिए आप। अब ये राम मंदिर की शुरुआत बिहार से ही होगी और इस तरह के बयान देने की आवश्यकता आखिर योगी आदित्यनाथ को क्यों पड़ी? क्या वाकई राम का सहारा ज्यादा मजबूत सहारा है बीजेपी के लिए? विनोद जी, देखिए, राम हमारे आदर्श हैं और आदर्श को हम नहीं झुठला सकते। आपके ही सिर्फ नहीं है ना सर, हम सबों के आदर्श हैं। भाजपा राम के सहारे नहीं, राम के भक्ति से नाम लेती है, कोई वोट के लिए नहीं नाम लेती है। और हमारे दिल में है राम मामला तो अदालत में है, मंदिर चुनाव में उसकी क्या आवश्यकता है? न्यायालय का मामला है, न्यायालय सर्वोच्च है, जब तक निर्णय आएगा उसके बाद बनेगी। लेकिन चर्चा तो होगी, हम अपने धर्म की चर्चा नहीं करें, अपने ईश्वर की चर्चा, भगवान की नहीं चर्चा। अब राम का नारा नहीं लगावे, जय श्री राम बोलने पर लोगों को तकलीफ होती है, हिंदूधारी बनते हैं, जनेऊ पहन के हिंदू बनते हो, कहते हैं राम का नारा क्यों लेते हो? कैसा है भारत है? हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत में है कि दूसरे देश में है। तो ये नहीं चलेगा। जनता देख रही है, राम भारत के आदर्श है और रहेंगे, और मंदिर बन के रहेगा। जनता जानती है सर कि राम भारत के आदर्श हैं और राम के को सब मानते हैं, जनता ये भी जानती है। बस इतना जानना सिर्फ जरूरी है कि 7वें चरण से इन ठीक पहले
मंच से ये बात करने नारा लगाने से मना करते हैं कि नारा मत लगाइए, ठीक ना। हरकुशा साहब, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का एक बार फिर राम राग पर उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचती है जब हम उनको पॉलिटिक्स में घसीटते हैं? पॉलिटिक्स क्या है भैया, दिल से नारा लगाता है कोई, आप क्यों घसीटते हैं? दिल से नारा लगाता है कोई, ये तो बिल्कुल गलत है। और किसी का क्यों नहीं लगाता? ये बिल्कुल गलत है। हरकुशा साहब, आपकी टिप्पणी भी लेना चाहूंगा इस पे। राम राग क्या कहता है 7वें चरण में? भारतीय जनता पार्टी का दोहरी बोल जो है ना, सो ये गजब का है। जब राम मंदिर बनाने की बात साधु संत, इनके ही अनुयायी जितने समर्थक लोग हैं वो करते हैं, चाहे इलाहाबाद के कुंभ में करते हो या भारत के अन्य भागों में करते हो, तब प्रधानमंत्री जी से लेकर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सारे मुख्यमंत्री इनके ये कह देते हैं कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जो फैसला होगा या आपसी समझौता से जो फैसला होगा वो करेंगे। जब वोट आता है स्टेट का हो चाहे पार्लियामेंट का हो, तब राम मंदिर का मुद्दा सबसे पहले आ जाता है। और यही होता है कि राम मंदिर जिस स्टेट में जो मुख्यमंत्री भाषण करते हैं उस अपना स्टेट की बात छोड़ देते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, 2 साल उनको मुख्यमंत्री हुए हो गया। भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यक्रम बीत गया, 6 साल वाजपेयी जी का कार्यक्रम बीत गया, 11 साल में अभी तक आपसी समझौता नहीं हो सका, न कोर्ट का फैसला हो सका, न राम मंदिर बना, जस का तस है। तो यही इन लोगों का चरित्र है। ये चरित्र को जनता जान गई है, इसलिए जनता इस नाम पर कोई समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि इलाहाबाद के बाद कितना ही प्रयास किया गया अयोध्या में कुछ करने का, ये करने का। शिवसेना के प्रमुख वहां आए, उन्होंने अपनी मतलब बात करने की चेष्टा की, लेकिन लोगों का समर्थन नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर दिवाली में वहां पर दिया जला रहे हैं, कोई जनता का समर्थन नहीं है। प्रधानमंत्री स्वयं 4 दिन पहले वहां पर जाकर के भाषण किए, कोई समर्थन उनको प्राप्त नहीं है। देश की जनता जान गई है कि ये उनका इलेक्शन का एजेंडा है। जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा समाप्त, कोई तब उसके बाद भारत में कोई एजेंडा इनका बचेगा। समीर महासेठ, आपकी भी संजय कुमार के पास चलूंगा। नारा देकर चलना चाहते हैं, नारा भी जब खत्म मंदिर के भव्य निर्माण की शुरुआत बिहार से ही होगी, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो पटना साहिब के उस मंच से उन्होंने कहा है, तो क्या क्या मतलब होगा? न्यायालय जो भी फैसला करेगा कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन। वही तो हम भी कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं। जब न्यायालय का आदेश आएगा हम मंदिर जरूर बनाएंगे। समीर महासेठ जी को सुन लेते हैं सर। जरूरत है मेंटल हॉस्पिटल में तो पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की क्या जरूरत है? जी मेंटल हॉस्पिटल में इनको सब कुछ न्यायालय तय करेगा तो पॉलिटिकल एजेंडा कि आदेश आज आदेश आना है, कैसे नहीं? हम धर्म को भूल जाए, राम भगवान को भूल जाए, आप चाहते हैं। आपकी तरह उत्तर प्रदेश में बनारस के बीएचयू में इनको टेस्ट करवाइए किसी धर्म कि क्या बोल रहे हैं, सही है कि गलत है। ज्यादा अच्छा है। राम मर्यादा राम को तो बदनाम करिए, घर की सीता रो ठीक सर। डॉक्टर संजय कुमार, क्या आपको लगता है हमारे भारतीय संविधान में जब हमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात हमसे कही जाती है और हमें ये मानना चाहिए, ऐसा भी संविधान में प्रियम्बल में है, और जब चुनाव आता है तो ये भारत के लोकतंत्र का चुनाव है, तो ऐसे में संविधान जब धर्मनिरपेक्षता की बात करता हो तो पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर कैसे प्रचार प्रसार करती है? क्या संविधान इस मामले में मौन रहता है? वो तो चुनाव आयोग को देखना है कि आप धर्म का इस्तेमाल राजनीति में कैसे करते हैं, और चुनाव आयोग पर वहीं पर तो सवाल खड़े होते हैं कि जब चीजें धर्म से जोड़ करके जब राजनीति को परोसा जाता है तो वहां पर चुनाव आयोग की भूमिका है, और जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वो इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। मैं एक प्रमुख बात कहना चाहूंगा, योगी जी आते हैं, जो बात करते हैं मुझे कोई एतराज नहीं। वो कहते हैं कि इसी बिहार के कामेश्वर चौपाल ने उस मंदिर की नींव की ईंट पहली रखी थी, फिर इसी बिहार के उस पैरवीकार को अगर आप जिताएंगे तो फिर बिहार की भूमिका होगी, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये 7वें चरण में क्यों? इसके पहले भी तो योगी जी आए थे बिहार में, क्या उस चरण में ये राम मंदिर और राम मंदिर के प्रति जो एक भाव था, इस बात की चर्चा वो पहले क्यों नहीं करते हैं?
और वहीं पर विरोधियों को हमलावर होने का मौका देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। धर्म का नाम लेना, अपने आदर्श है राम, और राम से बड़ा आदर्श मर्यादित चरित्र इस देश में नहीं, पूरे विश्व में कोई नहीं रहा है, इसलिए वहां का दिक्कत है। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल राजनीति से जोड़ के किया जाता है और वहां पर किसी की भावना को चोटिल किया जाता है, तो वहां पर चुनाव आयोग का पार्ट है। कल आकर के अगर वो बोलते हैं योगी जी कि राम हमारे आदर्श हैं, मंदिर अगर उनका राम का बनना चाहिए, इससे किस भारत के नागरिक को कोई आपत्ति होगी? बिल्कुल बननी चाहिए। कांग्रेस को आपत्ति है, लेकिन मेरा कहना है, हमारी आपत्ति है कि आप मर्यादा मंदिर तोड़ दीजिए, मर्यादा को खत्म कर रहे हैं। कहना कि सब मंदिर तोड़ दीजिए, राम धूमिल कर रहे हैं, राम कलंकित कर रहे हैं। अगर आपके समाज में राम एक आदर्श विनोद जी, एक छोटा सा जवाब आपसे ले लेता हूं, क्योंकि एक जहन में एक बात आती है। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा। विनोद शर्मा जी, ये आप भी जानते हैं, ये कांग्रेस भी जानती है, ये लेफ्ट भी जानती है, ये आरजेडी भी जानती है, और तमाम राजनीतिक दल जानते हैं, और फिर भारत की तमाम जनता भी जानती है कि अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है और वो एक मैटर सब जुडिस है। आदेश होगा पक्ष में जिसके, निर्माण उसके पक्ष में जाएगा, और वो आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट से। फिर इसमें आपका रोल कहां पर है कि जब आप उस आधार पर मंच से, सार्वजनिक मंच से चीजों को एड्रेस करते हैं, तो फिर क्यों करते हैं आप? रोल नहीं है, हम उनके प्रति भाव प्रदर्शित करते हैं, उनके प्रति अपना भाव तो हम भी प्रकट कर रहे हैं। मेरे प्रभु राम विश्व, देखिए मेरा निजी मामला हो सकता है ना। नहीं, करते नहीं है, एक दिखा दिल से भाव, और राम के प्रति दिल से भाव सार्वजनिक मंच से किया जाएगा। राम का नारा लगाना कोई गलत नहीं है, राम का इस्तेमाल है, हम पूजा करना अवसरवाद के रूप में करते हैं। सड़कों पर जब अथी पढ़ते हैं अजान और अथी, तो ये राम का नाम कलंकित करते हैं, लोग लगा देते हैं क्या? ये राम की मर्यादा को नष्ट करना चाहते हैं। कांग्रेस का है, ये लोग राम का नाम कर दीजिए, सिर्फ आप धर्म फायदे में इस्तेमाल क्या अपने हिंदू धर्म को हम दफन कर दें, हम पूजा करना बंद कर दें? राम हमारे आदर्श को किसका नाम? पूजा करने से कौन रोक सकता है हमें इस देश में? राम का नाम लेने से कौन रोक सकता है हमें इस देश में? लेकिन राम के नाम पर हम वोट कैसे मांग सकते हैं? हमें तो विकास के नाम पर वोट मांगना है ना सर। पाकिस्तान में जय श्री राम जाकर लगाएंगे नारा, क्या भारत माता की नारा लगाने से आप रोकते हो? कौन रोक रहा है सर भारत माता की जय का नारा लगाने से? हम भी लगाते हैं, आप भी लगाइए, सब लगाते हैं सर। लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा हम कैसे बना सकते हैं सर? शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी रोक रही है, किया जा रहा है इस देश में। एक तरफ मंदिर देश में भिखारियों की तरह कि हम हिंदू हैं। चलिए खैर, इस बहस का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपका बहुत धन्यवाद। हरगुजा साहब आपका बहुत धन्यवाद। सर्वोदय जी आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय कुमार बहुत धन्यवाद। समीर महासेठ जी आपका। तो पश्चिम बंगाल से चली हवा एक आखिरी रास्ते की वो हवा है जो बहुत कुछ कहती है। राजनीति उसे अपने तरीके से भुलाने की कोशिश में भी लगी हुई है, पर यही वो राजनीति है जो अपनी टेढ़ी चाल से बताती है कि वो गलत है, हम सही हैं। हमारी कमीज उनसे ज्यादा सफेद है और उनकी कमीज में दाग है। आखिरकार हमारे सम्मानित जनता आपके हवाले 7वां चरण है। आपको तय करना है कि आपके सरोकार के मुद्दे क्या हैं और किस तरीके से आपका विकास उसमें निहित है। इसी को ध्यान में रखकर आप मतदान में हिस्सा लेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। समय शिखर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।